दोस्तों, मान लीजिए किसी पार्टी का नेता अगर उस पार्टी से चुनाव जीतकर उसी पार्टी को धोखा दे देता है या फिर उस पार्टी से इस्तीफा देकर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे मामलों में क्या कहता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम इसे समझते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसे एडीएल भी कहा जाता है, शॉर्ट में एडीएल, या फिर इसे हिंदी में दल बदल कानून भी कहा जाता है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये शुरुआत में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तब कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लाया गया था। इसे ऐड करा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। इस समय पीएम कौन थे? तो इस समय पीएम थे राजीव गांधी, और इसे 10th शेड्यूल में रखा गया था। इसी अमेंडमेंट के तहत 10th शेड्यूल को भी ज्वाइन करा गया था, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उसे 10th शेड्यूल में ही रखा गया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? तो ये देखा गया था कि कोई जो लीडर है वो अपनी पार्टी के टिकट पर या अपनी पार्टी की छवि की वजह से वो कोई इलेक्शन जीत जाता है, एमपी या एमएलए बन जाता है, उसके बाद से वो उसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो ऐसे केसेस को डील करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर देना, यानी उसे उसके मेंबर से हटा देना। और किन ग्राउंड पे? तो इसका ग्राउंड क्या होता है कि वो लीडर या फिर वो एमपी या एमएलए अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है या चला जाता है, या फिर अपनी पार्टी से चुनाव जीतकर इस्तीफा दे देता है, तो अगर ऐसा कोई मेंबर करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये लॉ लेके आया गया, जिसे हम एडीएल कहते हैं। इस लॉ में अभी तक केवल एक अमेंडमेंट करा गया है, जो कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से करा गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या करा गया था? तो इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्प्लिट के केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन अलाउ कर दिया गया था। पहले क्या था कि अगर पार्टी कोई स्प्लिट कर जाती है तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन लॉ जो है वो मान्य नहीं होगा, या फिर एडीएल लॉ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह कर दिया गया कि अगर कोई पार्टी स्प्लिट होती है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये कोई पार्टी है, इस पार्टी के अगर 1/3 मेंबर जो है इस पार्टी को छोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं कि इस पार्टी का स्प्लिट हो जाना। तो इस केस में जो मेंबर छोड़े गए हैं, जो मेंबर ये छोड़ के गए हैं इस पार्टी को, उन पे डिस्क्वालिफिकेशन के चार्ज लगाए जाएंगे, या फिर एडीएल के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये कब करा गया? तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत करा गया था। जबकि इससे पहले अगर ये लोग स्प्लिट करते हैं, पार्टी स्प्लिट के केस में अगर ये मेंबर्स छोड़ के चले जाते हैं तो उन पे एडीएल से रिलेटेड चार्ज नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये किया गया था अमेंडमेंट। तो आइए एडीएल से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उन्हें डिटेल में समझते हैं। तो इसमें जो कहा गया एडीएल में वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। डिस्क्वालिफिकेशन किनका? तो जो पार्लियामेंट के मेंबर है, पार्लियामेंट के मेंबर कौन हो सकते हैं? जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर है। अगर यूनिकैमरल है तो फिर स्टेट असेंबली होगा, और अगर वो स्टेट बाई कैमरल है तो फिर इसमें स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। तो जो भी मेंबर इनको छोड़ के जो भी ये जो है डिस्क्वालिफिकेशन वो इन लोगों के लिए अप्लाई होगा। तो आइए पहला केस समझते हैं कि क्या है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई लीडर जो है वो अपनी पार्टी टिकट से चुनाव जीत जाता है, और वो जीतने के बाद से अपनी ही पार्टी से अपनी मेंबरशिप जो है वो दे देता है, यानी उस पार्टी का वो मेंबर नहीं रहता, या फिर वॉलेंटरली उस पार्टी से इस्तीफा दे देता है। तो उस केस में उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये पहला पॉइंट समझ में आया कि अगर कोई पार्टी मेंबर अपनी ही पार्टी से चुनाव जीत के अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दे देता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी वो मेंबर नहीं रहेगा पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का।
इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, इसमें दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी के बल पर चुनाव जीत जाता है और वो अपनी पार्टी के आदेशों को नहीं मानता, मान लीजिए कि वो अपनी पार्टी के अनुसार पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में या वो वोट करता है या फिर वोटिंग में नहीं आता है या शामिल नहीं होता है, तो उसे इस केस में भी उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। तो पहला पॉइंट इसमें ये है। दूसरा पॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर के बारे में कहा गया है। इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होते हैं, तो वो लीडर होते हैं जो कि निर्दलीय यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, जिन्हें हम निर्दलीय मेंबर भी कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट मेंबर के केस में ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, उसने अगर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीत जाता है और जीतने के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस में इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चुनाव जीतने के बाद जो ये इंडिपेंडेंट मेंबर है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो ज्वाइन करेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एडीएल के तहत। तो इसका दूसरा पॉइंट ये कहा गया है। इसमें तीसरा पॉइंट कहा गया है नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में। नॉमिनेटेड मेंबर्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो उसमें जो 2 मेंबर हैं जो कि एंग्लो इंडियन है वो नॉमिनेट करे जाते थे पहले, जो कि अब है इसे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है। ऐसे ही राज्यसभा में भी जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अगर ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा। लेकिन अगर वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें एडीएल के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि नॉमिनेटेड मेंबर के केस में क्या कहा गया है कि अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। पर अगर ये 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो उन्हें एडीएल के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर ये ज्वाइन करते हैं तो इन्हें एडीएल के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजन है। अब जो एडीएल लॉ है इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि किन केसेस में जो एडीएल लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो अप्लाई नहीं होगा। कि किन केसेस में नहीं होगा, तो पहला केस इसमें बताया गया है कि मर्ज ऑफ पार्टी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक पार्टी है, ये जो दूसरी पार्टी है, अगर ये 2 पार्टी आपस में मर्ज कर जाती हैं और उस केस में अगर कोई लीडर है वो अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहता है या फिर वॉलंटरली छोड़ के जाना चाहता है क्योंकि उसकी पार्टी ने दूसरी पार्टी से मर्ज कर लिया है या फिर मर्जर हो गया है उसकी पार्टी का, तो उस केस में एडीएल लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और तो इसमें एक्सेप्शन में पहला केस ये है कि अगर मर्ज हो रही है कोई पार्टी या फिर पार्टी का मर्जर हो रहा है तो उस केस में एडीएल लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये कहता है कि अगर कोई मेंबर जो है वो चुनाव जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी से और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि जो लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसे कहते हैं, स्पीकर को। राज्यसभा में किसे कहा जाता है, तो जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होगा कि जो भी उस हाउस का हेड होता है, जो उस हाउस को चलाता है। तो लोकसभा के केस में कौन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो वो होते हैं स्पीकर। राज्यसभा के केस में कौन होता है, तो चेयरमैन होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई लीडर जो है वो अपनी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है और उसके बाद से वो अपनी पार्टी को छोड़ देता है जानबूझकर, और उसके बाद से कुछ दिनों बाद वो अपनी पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस में उस मेंबर पे एडीएल लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि मान लीजिए कोई मेंबर है, वो अपनी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद से वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है, यानी लोकसभा का अगर स्पीकर बन जाता है तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है। तो उस केस में और इस्तीफा देने के बाद से वो फिर से अपनी पार्टी को रीज्वाइन करना चाहे तो
तो उस केस में उस पर एडीएल लॉ जो है वो अप्लाई नहीं करा जाएगा। तो ये है इसका एक्सेप्शन। ये जो 2 एक्सेप्शन है, ये स्प्लिट वाला भी पहले एक्सेप्शन हुआ करता था कि स्प्लिट के केस में भी ये जो एडीएल लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। और ये कब हुआ करता था? तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये जो स्प्लिट वाला एक्सेप्शन है, ये वाला जो एक्सेप्शन है, इसे हटा दिया गया है। तो अब क्या हुआ है कि अब अगर स्प्लिट होती है या फिर 1/3 जो मेंबर है वो पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो उस केस में इन मेंबर्स के ऊपर एडीएल लॉ अप्लाई करा जाएगा। यानी इस एक्सेप्शन को डिलीट कर दिया गया है, जो कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले एक्सेप्शन हुआ करता था। अब आइए देखते हैं कि जो भी मेंबर्स डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे एडीएल लॉ के तहत, तो उन्हें कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? जो हायर अथॉरिटी है वो कौन है? तो कौन डिस्क्वालीफाई करता है? तो वो करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर वो लोकसभा है तो लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। जबकि अगर वो राज्यसभा है तो राज्यसभा में कौन होता है? वो होता है चेयरमैन। तो ये डिसाइड कौन करेगा एडीएल लॉ में? तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। तो शुरुआत में क्या था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है उसे फाइनल डिसीजन माना जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया किसी मेंबर को कि आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं एडीएल लॉ के तहत, तो वो डिसीजन उसका फाइनल होता था। यानी वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उससे अपील नहीं कर सकता था उस डिसीजन के खिलाफ। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन था उसे फाइनल माना जाता था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वाला प्रोविजन था फाइनल डिसीजन वाला, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस बेस पर डिक्लेयर करा? तो उसने कहा कि ये जो प्रोविजन है वो जुडिशरी का, यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो राइट है या जुरिस्डिक्शन है उसे कर्व कर रहा है, उसे रोक रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी भी मेंबर पे कार्यवाही कर रहा है तो वो उसका फाइनल डिसीजन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेंबर है वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बात किस केस में कही? तो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि होतो होलोहन केस 1993। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो एडीएल के तहत किसी मेंबर पे कार्यवाही कर रहा है तो वो एज अ ट्रिब्यूनल कार्यवाही कर रहा है, और जो भी डिसीजन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का उसके तहत अपील करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। यानी जो मेंबर है जिसे डिस्क्वालीफाई करा गया एडीएल के तहत, वो जो है वो जुडिशरी में या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है उस डिसीजन के खिलाफ। तो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की होतो होलोहन केस में। तो आज इस वीडियो में हमने एडीएल से रिलेटेड प्रोविजन देखे। एडीएल क्यों लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन थे, इसमें डिस्क्वालीफाई कौन करता है, डिस्क्वालीफाई करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या अपनी राय रखी थी। थैंक यू।